अस्सलाम वालेकुम। टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस चैप्टर नंबर 10 ग्लूकोनियोजेनेसिस। पिछले 3 चैप्टर हमने डिस्कस कर लिए हैं। अगर आपने उसकी वीडियो अभी तक नहीं देखी तो आपको बायोकेमिस्ट्री ब्लॉक 4 की प्लेलिस्ट में बाकी सारी वीडियोस मिल जाएंगी, तो यू कैन वॉच। सो लेट्स स्टार्ट। ग्लूकोनियोजेनेसिस क्या है? ग्लूकोनियोजेनेसिस का मतलब है कि हम ग्लूकोज की प्रोडक्शन कर रहे हैं फ्रॉम नॉन कार्बोहाइड्रेट सोर्सेज। ठीक है, पहले हम जो ग्लूकोज प्रोड्यूस करते हैं वो या तो ग्लाइकोजन से होती है, ठीक है, या फिर जो ग्लूकोज डायरेक्टली हमारे ब्लड में आ रही है फ्रॉम आवर डाइट वो होती है। ठीक है, लेकिन अब हमने ग्लूकोज की प्रोडक्शन करनी है फ्रॉम नॉन कार्बोहाइड्रेट सोर्सेज, जिसमें प्रोटीन्स हो सकते हैं, जिसमें फैटी एसिड्स हो सकते हैं, ठीक है, और दूसरे प्रोडक्ट्स हो सकते हैं। ठीक है, तो इस प्रोसेस को हम कहते हैं ग्लूकोनियोजेनेसिस। इसकी इंपॉर्टेंस क्या है? ठीक है, इसकी इंपॉर्टेंस पढ़ लेते हैं। फर्स्ट पैराग्राफ में वही लिखी हुई है जो हमने समराइज करके लिख दिया है, और वो क्या है कि ग्लूकोनियोजेनेसिस इट मेंटेन्स ब्लड ग्लूकोज लेवल इन प्रोलॉन्ग फास्टिंग बिकॉज, अच्छा, कुछ सारे ऑर्गन्स में ग्लूकोनियोजेनेसिस नहीं होती, कुछ सर्टेन ऑर्गन्स के अंदर होती है। और जैसे ही हम फास्टिंग स्टेट में जाते हैं, यानी हमने खाना खाया, उसको 8 से 12 घंटे हो गए, ठीक है, तो खाना खाने के बाद सबसे पहले जो आपने खाने में ग्लूकोज खाई होगी, फेड स्टेट की अगर हम बात करें तो उसमें वो ग्लूकोज डिपॉजिट हो जाती है। पहले वो यूज़ हो जाती है एनर्जी के लिए, जो बच जाती है वो ग्लाइकोजन में कन्वर्ट हो जाती है, फैटी एसिड में कन्वर्ट हो जाती है, और कुछ प्रोटीन्स बनाने में यूज़ हो जाती है। ठीक है, तो जो हमारे पास जब फेड स्टेट गुजर गई, अब आपके पास फास्टिंग स्टेट आई है, तो सबसे पहले हमारे पास जो ग्लाइकोजन की फॉर्म में ग्लूकोज होती है हम उसको यूज़ करते हैं, हमारी फर्स्ट प्रायोरिटी वो होती है। ठीक है, कुछ अर्से तक वो वर्क करती है, लेकिन अगर आपकी फास्टिंग प्रोलॉन्ग है, काफ़ी अर्से तक आपने खाना नहीं किया, तो जब वो खाना नहीं खाया, तो जब वो ग्लाइकोजन खत्म हो जाएगी, स्टोर्ड ग्लाइकोजन, और वो लिवर की स्टोर्ड ग्लाइकोजन है, मसल ग्लाइकोजन ब्लड में एंटर नहीं हो सकती। ठीक है, तो जब आपकी वो ग्लाइकोजन के स्टोर्स खत्म हो गए लिवर के, तो फिर अब आपके जो सर्टन ऑर्गन्स हैं जो कि नहीं यूज़ कर सकते फैटी एसिड्स वगैरह को, या कुछ ऑर्गन्स जो बहुत एसेंशियल हैं, उनके अंदर ग्लूकोनियोजेनेसिस का प्रोसेस स्टार्ट हो जाता है, जिसमें वो प्रोटीन से, वो अमाइनो एसिड से, अब फैटी एसिड से वो ग्लूकोज बनाना स्टार्ट कर देते हैं, और इस प्रोसेस को हम कहते हैं ग्लूकोनियोजेनेसिस, जिसमें ब्रेन है, आरबीसीज हैं, लेंस है, कॉर्निया है, किडनी का मेडला है, और टेस्टिस है। ठीक है, उसके बाद है एक्सरसाइजिंग मसल रिक्वायर कॉन्टिन्यूस ग्लूकोज सप्लाई। ठीक है, वो ग्लूकोनियोजेनेसिस नहीं कर सकता, उसको ग्लूकोज चाहिए। जब मसल नॉर्मल रेस्टिंग स्टेट पर है, तो वो जो ग्लूकोज ब्लड में है वो उसको पकड़ के ग्लाइकोजन में स्टोर कर लेगा, और जब वो एक्सरसाइज कर रहा है तो उसको ग्लूकोज ही चाहिए, वो कोई और चीज़ नहीं, किसी और चीज़ से उसको सिंथेसाइज नहीं करता, बल्कि उसके पास जो स्टोर्ड ग्लाइकोजन होती है वो उसी से उस ग्लूकोज को सिंथेसाइज करता है। इट इज़ रिक्वायर्ड फॉर मेंटेनिंग लेवल ऑफ इंटरमीडिएट्स ऑफ टीसीए साइकिल। ठीक, दूसरी बात हमने टीसीए साइकिल में भी की थी कि उसके इंटरमीडिएट्स ग्लूकोनियोजेनेसिस में यूज़ हो सकते हैं। बिल्कुल इसी तरह जो ग्लूकोनियोजेनेसिस के सबस्ट्रेट्स हैं वो लेवल्स मेंटेन कर रहे होते हैं टीसीए साइकिल के इंटरमीडिएट्स की। उसके बाद है रिक्वायर्ड टू क्लियर द प्रोडक्ट्स ऑफ मेटाबॉलिज्म ऑफ अदर टिश्यूज फ्रॉम द ब्लड। जैसे कुछ प्रोडक्ट्स के मेटाबॉलिज्म के नतीजे में हमारे पास लैक्टिक एसिड और ग्लिसरॉल बनता है। ये हमारे ब्लड में रहे तो इट इज़ लैक्टिक एसिडोसिस कॉज करता है, और ग्लिसरॉल जो है वो हमारे ब्लड में रह नहीं सकता। ठीक है, ये लिवर में चला जाता है। तो हम इन दोनों चीज़ों की मदद से ग्लूकोज बना लेते हैं, जो हमारे लिए एक यूज़फुल प्रोडक्ट है, क्योंकि ये हमारे लिए एज सच इतने यूज़फुल नहीं है। ठीक है, ग्लिसरॉल ग्लूकोज में भी ग्लूकोज बनाने में भी यूज़ हो जाता है, फैटी एसिड सिंथेसिस में भी यूज़ हो जाता है, और लैक्टिक एसिड को हम जो है वो ग्लूकोज में कन्वर्ट कर लेते हैं। ओके, देन वी हैव अच्छा, स्मॉल इंटेस्टाइन में भी ग्लूकोनियोजेनेसिस हो जाती है, वो ऊपर नहीं लिखा हुआ था। उसके बाद अब हमारे पास इस प्रोसेस के सबस्ट्रेट्स क्या क्या हैं। ठीक है, सबस्ट्रेट्स में यहाँ समराइज करके हमने लिखे हुए हैं, ग्लिसरॉल है, अमाइनो एसिड्स हैं, और अगर आपने फर्स्ट ईयर में अमाइनो एसिड्स की क्लासिफिकेशन पढ़ी थी तो यू हैव रेड कि देयर आर सर्टेन अमाइनो एसिड्स दैट आर ग्लूकोजेनिक, देयर आर सर्टेन दैट आर कीटोजेनिक, एंड देयर आर सर्टेन अमाइनो एसिड्स दैट जनरेट बोथ ग्लूकोज एंड कीटोन बॉडीज। तो जो वो वाले अमाइनो एसिड्स ग्लूकोनियोजेनेसिस में इन्वॉल्व होते हैं जो ग्लूकोजेनिक होते हैं। ठीक है, उसके बाद है ऑड चेन फैटी एसिड्स। ठीक है, वो भी सिंथेसाइज करवा सकते हैं हमारे पास ग्लूकोज, जैसे प्रोपियोनेट है, प्रोपियोनाइल को है, लैक्टेट, ये 4 हमारे पास सबस्ट्रेट्स हैं जिनसे हम ग्लूकोज बनाते हैं। ठीक है, अल्फा कीटो एसिड्स। ठीक है, अल्फा कीटो एसिड्स क्या हैं? जो कि ग्लूकोजेनिक अमाइनो एसिड्स के मेटाबॉलिज्म के नतीजे में बनते हैं, फिर उनको हम यूज़ करते हैं फॉर सिंथेसिस ऑफ ग्लूकोज। जैसे इसमें अल्फा कीटो ग्लूटारेट की एग्जांपल आती है। तो सबसे पहले अब हम बारी बारी पढ़ेंगे कि बनते कैसे हैं। सबसे पहले है ग्लिसरॉल। ग्लिसरॉल कैसे बनता है? ग्लिसरॉल बनता है कि जब टैग्स की ब्रेकडाउन होती है तो वो 2 चीज़ें बनाते हैं, वन इज़ ग्लिसरॉल एंड द अदर वन इज़ फैटी एसिड्स। ठीक है, तो जो ग्लिसरॉल है वो आता है लिवर के पास, लिवर के पास आकर लिवर के पास एंजाइम है ग्लिसरॉल काइनेज, और वो उसको कन्वर्ट कर देता है ग्लिसरॉल 3 फॉस्फेट के अंदर। ठीक है, उसके बाद ये जो ग्लिसरॉल 3 फॉस्फेट है इसको हम डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट में भी समटाइम्स कन्वर्ट कर देते हैं। ठीक है, और ये जो डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट है इसकी 2 फेट्स हैं, या तो ये ग्लाइकोलिसिस में एंटर हो जाता है, क्योंकि वहाँ पर भी डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट वाला स्टेप होता है। ठीक है, या फिर ये ग्लूकोनियोजेनेसिस में एंटर हो जाता है। ठीक है, उसके बाद यहाँ एडिशनल लिखा हुआ ग्लिसरॉल काइनेज इज प्रेजेंट इन लिवर, किडनी, हार्ट मसल्स एंड लैक्टेटिंग मेमोरी ग्लैंड्स इन इंटेस्टिनल मिकोजा। इट इज एब्सेंट इन एडिपोज टिश्यू, दैट्स व्हाई जो एडिपोज टिश्यू से ग्लिसरॉल रिलीज होती है वो डायरेक्टली लिवर के पास जाती है, और वो
वहाँ पर ग्लिसरॉल काइनेज के जरिए से ग्लिसरॉल 3 फॉस्फेट में कन्वर्ट हो जाती है। देन वी हैव लैक्टेट। लैक्टेट कैसे बनता है? लैक्टेट ऑब्वियसली एनारोबिक एक्सरसाइज करता है जब मसल, तो उसके अंदर से लैक्टेट बनता है और वो लैक्टेट फिर ट्रांसपोर्ट होता है टू द लिवर, ठीक है। और उसके बाद यहाँ पर एक और बात लिखी हुई है कि कोराई साइकिल होता है जो लैक्टेट को ट्रांसफर करवाता है, ठीक है। लैक्टेट को मसल से लिवर में ट्रांसफर करने के लिए देयर इज अ साइकिल विच इज नोन एज कोराई साइकिल, ठीक है। ये है कोराई साइकिल, यानी मसल में ग्लूकोज से लैक्टेट बना, वो लैक्टेट जाता है ब्लड में, ब्लड से वो लैक्टेट हमारे पास लिवर में एंटर होता है, लिवर में उस लैक्टेट से ग्लूकोज बनता है और वो ग्लूकोज वापस से ब्लड में और उसको मसल भी टेकअप कर सकते हैं। दिस इज अ कंप्लीट साइकिल विच इज नोन एज कोराई साइकिल, ठीक है। दिस इज अबाउट lactate. Then we have amino acids. Amino acids are produced by hydrolysis of tissue proteins, ठीक है, एंड देयर आर मेजर सोर्सेज ऑफ ग्लूकोज ड्यूरिंग अ फास्ट, ठीक है। तो अमाइनो एसिड्स इंपॉर्टेंट सोर्स है ग्लूकोज का ड्यूरिंग फास्टिंग स्टेट। देयर मेटाबॉलिज्म जनरेट्स अल्फा कीटो एसिड्स, ठीक है। अभी मैंने आपको बताया कि जो ग्लूकोजेनिक अमाइनो एसिड्स हैं उनसे हम अल्फा कीटो एसिड्स बनाते हैं और वो अल्फा कीटो एसिड्स हम ग्लूकोज की सिंथेसिस में यूज करते हैं। अल्फा कीटो एसिड्स में एग्जांपल्स क्या क्या हैं? जैसे पायरूवेट है, अल्फा कीटो ग्लूटारेट है, ठीक है। पायरूवेट को हम ग्लूकोज में डायरेक्टली कन्वर्ट करते हैं, अभी हम प्रोसेस पढ़ेंगे कैसे। अल्फा कीटो ग्लूटारेट दैट कैन एंटर द टीसीए साइकिल फॉर्म ऑक्सैलोएसीटेट। अगर आपको टीसीए साइकिल के स्टेप्स याद हों तो उसमें क्या हुआ था कि जो अल्फा कीटो ग्लूटारेट वाला स्टेप्स था, फिर उससे सक्सिनाइल कोए, फिर सक्सीनेट से मैलेट, फ्यूमरेट, फिर फ्यूमरेट से मैलेट और मैलेट से ऑक्सैलोएसीटेट बनता है। वो जो ऑक्सैलोएसीटेट है उस ऑक्सैलोएसीटेट से भी हम जो है वो डायरेक्टली फॉस्फोइनोल पायरूवेट बना सकते हैं। फॉस्फोइनोल पायरूवेट सेकंड लास्ट स्टेप था ग्लाइकोलिसिस का, पीईपी से पायरूवेट बनता है। तो जो ऑक्सैलोएसीटेट है वो पायरूवेट की बजाय डायरेक्टली पीईपी में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है। अभी हमने ऊपर बात की ना कि पायरूवेट से हम ग्लूकोनियोजेनेसिस करवाते हैं और जब जो ऑक्सैलोएसीटेट है वो पायरूवेट की बजाय डायरेक्ट पीईपी बनाता है, तो ये वाला स्टेप स्किप हो जाता है, हम फिर ऊपर जाते हैं। ग्लाइकोलिसिस का एक्चुअली ऑपोजिट होता है ग्लूकोनियोजेनेसिस, ठीक है। उसके बाद है एसिटाइल कोए एंड कंपाउंड that give rise only to acetyl CoA. For example, acetoacetate, lysine and glycine cannot give rise to the net synthesis of glucose. अब यहाँ पर वो ये बात कह रहे हैं कि वो वाले कंपाउंड्स एसिटाइल कोए इटसेल्फ और वो कंपाउंड्स या वो अमाइनो एसिड्स जो कि एज अ रिजल्ट ऑफ देयर मेटाबॉलिज्म एसिटाइल कोए प्रोड्यूस करते हैं, उनको हम ग्लूकोनियोजेनेसिस में यूज़ नहीं कर सकते, ठीक है। दिस इज बिकॉज ऑफ द इरिवर्सिबल नेचर ऑफ पायरूवेट डिहाइड्रोजिनेज, ठीक है, क्योंकि हम ग्लूकोनियोजेनेसिस में उल्टा जा रहे होते हैं। तो जब हमारे पास एसिटाइल कोई होगा तो हमें एसिटाइल कोई को पायरूवेट में कन्वर्ट करना पड़ेगा, और जो ये वाला रिएक्शन हमारे पास करवा रहा होता है पायरूवेट डिहाइड्रोजिनेज कॉम्प्लेक्स, वो एक इरिवर्सिबल एंजाइम है और वो ये रिएक्शन कैटलाइज नहीं करेगा इन ऑपोजिट डायरेक्शन, सो दैट्स वाई हम इसको यूज़ नहीं कर सकते। उसके बाद है द कंपाउंड गिव राइज इंस्टेड टू कीटोन बॉडीज। ये वाले कंपाउंड हमारे पास कीटोन बॉडीज बनाते हैं और इन्हें हम कीटोजेनिक कहते हैं, ठीक होगी बात। अब हमने पढ़ लिया सबस्ट्रेट्स और ये सबस्ट्रेट्स बनते कैसे हैं। अब हमने पढ़ना है कि क्या क्या रिएक्शंस कैरी आउट होते हैं ड्यूरिंग दिस ग्लूकोनियोजेनिक साइकिल। तो अगर आपको याद हो तो ग्लाइकोलिसिस में देयर आर ओनली 3 स्टेप्स विच आर इरिवर्सिबल, बाकी सारे स्टेप्स हमारे पास रिवर्सिबल होते हैं। जो रिवर्सिबल स्टेप्स होते हैं ना वो तो ऑपोजिट डायरेक्शन में हम कंडक्ट कर लेंगे, जो इरिवर्सिबल स्टेप्स थे ग्लाइकोलिसिस के उन्हें हम ऑपोजिट नहीं कर सकते, ठीक, क्योंकि वो इरिवर्सिबल है। और ग्लूकोनियोजेनेसिस में हमने ग्लाइकोलिसिस के उल्टा जाना है, ठीक है, तो वो हम रिवर्स नहीं कर सकते। जैसे इधर डायग्राम भी है एक, इफ आई शो यू, ये वाली, ठीक है, ये हमारे पास ग्लाइकोलिसिस है। अब इसमें रिवर्सिबल स्टेप्स कौन कौन से हैं? रिवर्सिबल स्टेप्स हैं ये सारे रिवर्सिबल है एक्सेप्ट फॉर द लास्ट स्टेप विच इज इरिवर्सिबल, एक्सेप्ट फॉर थर्ड स्टेप विच इज फोर्थ स्टेप विच इज इरिवर्सिबल, और फर्स्ट स्टेप भी इरिवर्सिबल था जिसमें ग्लूकोज 6 फॉस्फेट में कन्वर्ट होता है। तो इन 3 स्टेप्स पर हम कोई और एंजाइम यूज करते हैं, बाकी सारे स्टेप्स पर वही एंजाइम्स होते हैं जो हमने ग्लाइकोलिसिस में पढ़े थे, ठीक है। सो लेट्स स्टार्ट। उसके बाद है 3 glycolytic reactions are irreversible and must be circumvented by 4 alternating reactions that energetically favor the synthesis of glucose, ठीक है। These reversible reactions which together are unique to gluconeogenesis are described below. तो यहाँ पर वही सिर्फ 4 रिएक्शन बताए गए हैं जो इरिवर्सिबल थे, जो चेंज हैं दोनों रिएक्शंस में, बाकी सारे रिएक्शन सेम है, उनको हम दोबारा डिस्कस नहीं करेंगे। सो फर्स्ट इज पायरूवेट कार्बोक्सिलेशन। पायरूवेट कार्बोक्सिलेशन होती है पायरूवेट को फॉस्फोइनोल पायरूवेट में कन्वर्ट करना, ठीक है। ये रिएक्शन अनकैटलाइज होता है पायरूवेट कार्बोक्सिलेज एंजाइम से, ठीक है। अभी हम इसको पढ़ते भी हैं। द फर्स्ट रोड ब्लॉक टू ओवरकम इन द सिंथेसिस ऑफ ग्लूकोज फ्रॉम पायरूवेट इज द इरिवर्सिबल कन्वर्जन इन ग्लाइकोलिसिस ऑफ पायरूवेट फॉस्फोइनोल पायरूवेट टू पायरूवेट बाय पायरूवेट काइनेज। नॉर्मली ग्लाइकोलिसिस के अंदर पायरूवेट काइनेज ये वाला रिएक्शन करवा रहा होता है, बट क्योंकि ये इरिवर्सिबल है तो हमें कोई और एंजाइम यूज करना पड़ेगा ग्लूकोनियोजेनेसिस में। तो ग्लूकोनियोजेनेसिस के अंदर पायरूवेट इज कार्बोक्सिलेटेड बाय पायरूवेट कार्बोक्सिलेज टू ऑक्सैलोएसीटेट,
अब हम डायरेक्ट पायरुवेट को फॉस्फोइनोल पायरुवेट में कन्वर्ट नहीं कर सकते, तो पहले हम पायरुवेट कार्बोक्सिलेज की मदद से ऑक्सैलोएसीटेट में कन्वर्ट करते हैं, और अभी मैंने ऊपर भी बताया, फिर हम ऑक्सैलोएसीटेट को फॉस्फोइनोल पायरुवेट में कन्वर्ट करते हैं विद द हेल्प ऑफ PEP कार्बोक्सीकाइनेज। ठीक है, ये रिएक्शन भी इधर आगे हमारे पास दिया हुआ है। ठीक है, अभी हम इस डायग्राम को भी देखते हैं, पहले हम रीड कर लेते हैं। बायोटिन, ठीक है, अब पायरुवेट कार्बोक्सिलेज ये जो एंजाइम है इसको बायोटिन चाहिए होता है एज अ कोएंजाइम। ठीक है, अब ये रिएक्शन होता कैसे है, अब ये वाली सारी बातें हम डायग्राम से डिस्कस करते हैं। ये हमारे पास डायग्राम, ठीक है। अब ये हमारे पास जो है, ये हमारे पास बायोटिन सब यूनिट है उस एंजाइम का। ठीक है, और ये बायोटिन सब यूनिट अटैच होता है लाइसाइल रेजिड्यू ऑफ दिस एंजाइम विच इज पायरुवेट कार्बोक्सिलेज। ठीक है, यानी इस पायरुवेट कार्बोक्सिलेज के पास एक लाइसाइल रेजिड्यू है जिसके ऊपर लाइसिन अमीनो एसिड है, उसके साथ उसके ऊपर इधर अटैच हुआ है बायोटिन एज अ कोएंजाइम। अब ये क्या करता है, ये जो हमारे पास एंजाइम है, ठीक है, ये एंजाइम हमारे पास इस एसिटाइल कोए ये एंजाइम, ठीक है, इसका नाम कार्बोक्सिलेज है ना, तो ये कार्बन डाइऑक्साइड मॉलिक्यूल को ऐड कर लेता है अपने अंदर। ठीक है, ये इसने अपने साथ अपने बायोटिन रेसिड्यू के साथ कार्बन डाइऑक्साइड मॉलिक्यूल को अटैच कर लिया, और इस स्टेप में एक ATP यूज़ हुआ है। ठीक है, जब ये कार्बन डाइऑक्साइड मॉलिक्यूल को अपने साथ अटैच कर लेता है तो फिर ये क्या करता है, ये पायरुवेट को पकड़ता है, वो कार्बन डाइऑक्साइड पायरुवेट पर शिफ्ट करता है। ठीक है, और पायरुवेट कन्वर्ट हो जाता है ऑक्सैलोएसीटेट के अंदर। ठीक है, और ये जो एंजाइम है ये अपनी ओरिजिनल फॉर्म के अंदर आ जाता है। ठीक है, ये एंजाइम ओरिजिनल फॉर्म के अंदर आ गया। जब ये आया तो इसने पायरुवेट को इस ऑक्सैलोएसीटेट में कन्वर्ट कर दिया बाय द ट्रांसफर ऑफ दैट कार्बन डाइऑक्साइड। यानी इस एंजाइम का मकसद ये है कि कार्बन डाइऑक्साइड के मॉलिक्यूल को पायरुवेट मॉलिक्यूल के अंदर इनकॉर्पोरेट करता है। अब ये जो ऑक्सैलोएसीटेट बना है ये सब कुछ हो रहा है माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर। माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर इसलिए हो रहा है बिकॉज कि जो हमारे पास पायरुवेट मॉलिक्यूल है वो माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर आ चुका है। ठीक है, अब जब ये माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर ऑक्सैलोएसीटेट बना है तो ये ऑक्सैलोएसीटेट माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन को क्रॉस नहीं कर सकता, तो हम क्या करते हैं, इसको मैलेट में कन्वर्ट कर देते हैं जो कि माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन को क्रॉस कर सकता है। ठीक है, अब ये हमारे पास बन गया मैलेट, और इस रिएक्शन में एक NADH यूज़ हुआ है, इस NADH को भी हम रिकवर कर लेंगे। ठीक है, अब ये मैलेट मेम्ब्रेन को क्रॉस करके साइटोसोल में आ गया। साइटोसोल में मैलेट को दोबारा हमने ऑक्सीडाइज करके ऑक्सैलोएसीटेट में कन्वर्ट कर लिया। ठीक है, अब ये ऑक्सैलोएसीटेट वापस से बन गया, हमारा NADH भी हमें मिल गया। ठीक है, विच इज ऑक्सीडेटिवली डीकार्बोक्सिलेटेड टू फॉस्फोइनोल पायरुवेट। अब हम इसमें से कार्बन डाइऑक्साइड जो हमने ओरिजिनली पायरुवेट में इनकॉर्पोरेट की थी उसको रिमूव कर देंगे। ठीक है, और ये एंजाइम कौन सा है, पायरुवेट फॉस्फोइनोल पायरुवेट कार्बोक्सीकाइनेज। ठीक है, और इस स्टेप पर एक GTP मॉलिक्यूल यूज होता है। ठीक है, और ये मॉलिक्यूल कन्वर्ट हो जाता है ऑक्सैलोएसीटेट का डायरेक्टली इनटू फॉस्फोइनोल पायरुवेट। ठीक है, जो हमें चाहिए था। अब ये फॉस्फोइनोल पायरुवेट उन्हीं रिवर्सिबल स्टेप से गुजरेगा। ठीक है, यानी हमने फॉस्फोइनोल पायरुवेट बना लिया। ठीक है, फॉस्फोइनोल पायरुवेट बन गया थ्रू दी स्टेप्स। ठीक है, हमने पायरुवेट को पहले कन्वर्ट किया ऑक्सैलोएसीटेट में, फिर उस ऑक्सैलोएसीटेट को फॉस्फोइनोल पायरुवेट में, फॉस्फोइनोल पायरुवेट अब ये सारे स्टेप्स गुजार के, क्योंकि ये सारे रिवर्सिबल हैं, यहाँ पर आकर रुक जाएगा ग्लिसरल्डिहाइड 3 फॉस्फेट पर। ठीक है, अब ये ग्लिसरल्डिहाइड 3 फॉस्फेट को हमने कन्वर्ट करना है फ्रुक्टोज 1,6 बिसफॉस्फेट के अंदर। ये कैसे करते हैं अब हम ये देखते हैं। ठीक है, अब अगर हम इस टेक्स्ट को पढ़ें तो पायरुवेट कार्बोक्सिलेज रिक्वायर्स द कोएंजाइम बायोटिन। ठीक है, कोवलेंट बाउंड टू द एप्सिलॉन अमाइनो ग्रुप ऑफ लाइसिन रेजिड्यू इन द एंजाइम, वो लाइसिन रेजिड्यू के एप्सिलॉन अमाइनो ग्रुप के साथ अटैच होता है। ATP हाइड्रोलिसिस ड्राइव्स द फॉर्मेशन ऑफ एन एंजाइम बायोटिन कार्बन डाइऑक्साइड इंटरमीडिएट। ठीक है, जब वो कार्बन डाइऑक्साइड उस एंजाइम के बायोटिन मॉलिक्यूल के साथ अटैच हो गया, विट देन कार्बोक्सिलेट्स पायरुवेट टू फॉर्म ऑक्सैलोएसीटेट। इसमें जो कार्बन डाइऑक्साइड प्रोवाइड की है वो बायकार्ब ने की है। द PC रिएक्शन अकर्स इन द माइटोकॉन्ड्रिया ऑफ लिवर एंड किडनी एंड हैज टू पर्पसेस टू अलाउ द प्रोडक्शन ऑफ PEP एंड इम्पॉर्टेंट सबस्ट्रेट फॉर ग्लूकोनियोजेनेसिस, क्योंकि हम ये बनाना चाह रहे हैं। और दूसरी बात कि ऑक्सैलोएसीटेट हमें मिल रहा है टू रिप्लेनिश द TCA साइकिल इंटरमीडिएट्स दैट में बिकम डिप्लीटेड। ठीक है, हो सकता है बहुत ज़्यादा TCA होने की वजह से ऑक्सैलोएसीटेट खत्म हो गया हो, तो इस प्रोसेस में ऑक्सैलोएसीटेट भी बन रहा है। Muscle cells also contain pyruvate carboxylase but use the OAA product only. The replenishment of anaplerotic purpose and do not synthesize glucose. अच्छा, ये वो कह रहे हैं यहाँ पर कि जो समटाइम्स क्या होता है, एनाप्लोरोटिक रिएक्शंस हमने लास्ट चैप्टर में पढ़े थे जिनमें हम क्रेब्स साइकिल के इंटरमीडिएट्स को रिकवर करते हैं। तो इस स्टेप में हम वही तो कर रहे हैं कि ऑक्सैलोएसीटेट प्रोड्यूस करके उसको क्रेब्स साइकिल के लिए जमा होने दे रहे हैं इन सर्टेन जैसे मसल्स के अंदर, ताकि वो क्रेब्स साइकिल के जो एंजाइम और सबस्ट्रेट्स हैं, क्रेब्स साइकिल के जो इंटरमीडिएट्स हैं वो ख़त्म ना हो जाए, क्योंकि उस साइकिल से हमें एनर्जी चाहिए होती है। ठीक होगी बात। देन वी हैव ये कोराई साइकिल की मैंने आपको बता दिया था। ठीक है, ये उसका फ्लो चार्ट है।
देन वी हैव दिस डायग्राम, ये भी हम डिस्कस कर चुके हैं। पायरुवेट कार्बोक्सिलेज इज वन ऑफ द सेवरल कार्बोक्सिलेजेस दैट रिक्वायर बायोटिन। जैसे हमने पहले पढ़ा था ना कि डिहाइड्रोजिनेज कॉम्प्लेक्स वाले एंजाइम्स को लाइपोइक एसिड चाहिए होता है, इसी तरह कार्बोक्सिलेजेस को बायोटिन चाहिए होता है। अदर्स इंक्लूड एसिटाइल कोए कार्बोक्सिलेज, प्रोपियोनाइल कोए कार्बोक्सिलेज एंड मिथाइल क्रोटोनाइल कोए कार्बोक्सिलेज। ये फैटी एसिड सिंथेसिस के एंजाइम्स हैं। जितने भी कार्बोक्सिलेजेस हैं दे नीड बायोटिन। उसके बाद अगर हम ये फ्लो चार्ट पढ़ें, अच्छा इसको भी हम पढ़ते हैं, एलोस्टेरिक रेगुलेशन कैसे हो रही है इस स्टेप की। तो पायरुवेट कार्बोक्सिलेज इज एलोस्टेरिकली एक्टिवेटेड बाय एसिटाइल कोए, ठीक है, यानी एसिटाइल कोए की कंसंट्रेशन जितनी ज़्यादा होगी उतना ये रिएक्शन एक्टिवेट होगा। एलिवेटेड लेवल्स ऑफ एसिटाइल कोए इन माइटोकॉन्ड्रिया सिग्नल अ मेटाबॉलिक स्टेट इन विच इंक्रीज सिंथेसिस ऑफ ओए इज रिक्वायर्ड, क्योंकि हमें ऑक्सैलिक ज़्यादा चाहिए टू शंट दैट एसिटाइल कोए इनटू दिस मॉलिक्यूल एंड टू फॉर्म सिट्रेट फॉर क्रेब्स साइकिल। तो हमें ऑक्सैलिक की कंसंट्रेशन ज़्यादा चाहिए, तो एसिटाइल कोई इस रिएक्शन को इंक्रीज करवाता है। फॉर एग्जांपल इसका मतलब ये भी है क्योंकि फास्टिंग स्टेट में एसिटाइल कोए की कंसंट्रेशन ज़्यादा होती है, क्योंकि फैटी एसिड्स की ब्रेकडाउन से भी हमारे पास एसिटाइल कोए आ रहा होता है, और हमारे पास अदर कंपाउंड भी कुछ ऐसे अमाइनो एसिड्स भी हैं जिनकी ब्रेकडाउन से एसिटाइल कोए आ रहा था, जैसे भी हमने पढ़ा। तो एसिटाइल कोए डायरेक्टली ग्लूकोज तो नहीं बना सकता, बट वो ग्लूकोज बनाने वाले पाथवे पायरुवेट कार्बोक्सिलेज को एक्टिवेट कर देता है ताकि हम उसको उसके ज़रिए से जो है वो ऑक्सैलोएसिटेट से ग्लूकोज बना सकें, ठीक है। और इट सेल्फ ऑक्सैलोएसिटेट की कंसंट्रेशन को भी ज़्यादा करता है, क्योंकि एसिटाइल कोए ज़्यादा है तो हम ये भी चाहेंगे कि क्रेब साइकिल भी ज़्यादा चले, तो उसके लिए भी ऑक्सैलोएसिटेट हमें ज़्यादा चाहिए, तो उसके लिए भी ऑक्सैलोएसिटेट की प्रोडक्शन इंक्रीज़ हो जाती है। उसके बाद हमारे पास है जी, ये हमने पढ़ लिया ऑक्सैलोएसिटेट ट्रांसपोर्ट में। हमने एक्चुअली जो मैंने आपको बता दिया कि मैलेट वाला शंट हम यूज़ करते हैं, जो बस यहाँ पर एंजाइम तो आपने याद रखना है कि जो मैलेट डिहाइड्रोजिनेज एंजाइम यूज़ होता है, ठीक है। माइटोकॉन्ड्रिया में उसकी माइटोकॉन्ड्रियल आइसोफॉर्म होती है और साइटोसोल में साइटोसोलिक आइसोफॉर्म होती है। देन वी हैव साइटोसोलिक ऑक्सैलोएसिटेट डीकार्बोक्सिलेशन। अब वो साइटोसोल में आ गया ऑक्सैलोएसिटेट, अब वो डीकार्बोक्सिलेज होता है, डीकार्बोक्सिलेट किया जाता है, ठीक है। और वो भी हमने पढ़ा है कि उसमें जीटीपी यूज़ होता है और उसमें एनएडीएच बनता है एंड ऑल दैट। वो रिएक्शन भी अभी हमने यहाँ पर पढ़ा है, ये वाला रिएक्शन जिसमें ऑक्सैलोएसिटेट जो है दोबारा फॉस्फोइनोल पायरुवेट में कन्वर्ट होता है, कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होती है, जीटीपी यूज़ होता है, ठीक है। सो दिस इज इट। उसके बाद क्या है यहाँ पर लिखा हुआ है, मैंने आपको बताया कि वो फ्रुक्टोज 1,6 बिसफॉस्फेट तक ये रिएक्शन चला जाएगा, यानी वो अब यहाँ तक हमारे पास सारे स्टेप्स हो जाएंगे फ्रुक्टोज 1,6 बिसफॉस्फेट तक। दिस स्टेप इज ऑल्सो रिवर्सिबल, ठीक है, यानी यहाँ तक हो जाएगा, ये वाला रिवर्सिबल है। अब इसके लिए हमें कोई और एंजाइम चाहिए, तो वो एंजाइम अब हम देखते हैं कि वो कौन सा एंजाइम है। ये हमारे पास वो वाला पेज ये रहा, ठीक है। अब आपने ग्लाइकोलिसिस में पढ़ा था, ग्लाइकोलिसिस में फ्रुक्टोज 6 फॉस्फेट को जो फ्रुक्टोज 1,6 बिसफॉस्फेट में कन्वर्ट करा था, दैट वाज PFK1 यानी फॉस्फोफ्रुक्टोकाइनेज 1 था, ठीक है। यहाँ पर जो हमने उसको इनहिबिट करना है और ये वाला एंजाइम PFBP1 इसको एक्टिवेट करना है ताकि ये फ्रुक्टोज 1,6 बिसफॉस्फेट को फ्रुक्टोज 6 फॉस्फेट में कन्वर्ट कर सके, ठीक है। तो PFK1 जो एंजाइम है उसको हमने इनहिबिट कैसे किया, वो इनहिबिट हुआ क्योंकि फ्रुक्टोज 2,6 बिसफॉस्फेट की कंसंट्रेशन कम हो गई, जो कि उसका पोटेंट एक्टिवेटर था, और इसकी कंसंट्रेशन के कम होने से FBP1 एक्टिवेट हो गया, जिसने हमारा जो रिक्वायरिंग रिएक्शन था वो कैटेलाइज कर लिया। अब ये सब कुछ हो कैसे रहा है, क्योंकि फास्टिंग स्टेट में है हम, और फास्टिंग स्टेट का हार्मोन होता है ग्लूकागॉन। ये ग्लूकागॉन सेल के अंदर आया, सेल के मेम्ब्रेन रिसेप्टर्स पर आकर लगा, वहां पर उसने साइक्लिक एएमपी बनाया। साइक्लिक एएमपी ने प्रोटीन काइनेज ए को एक्टिवेट किया बाय इट्स फॉस्फोराइलेशन, और प्रोटीन काइनेज ए ने अब हमारे पास सेल के अंदर एक एंजाइम कॉम्प्लेक्स पड़ा होता है PFK2 एंड FBP2, ठीक है। ये हमारे पास क्या है, एक इसकी काइनेज डोमेन है, एक फॉस्फेटेज डोमेन है। इस प्रोटीन काइनेज ए ने फॉस्फोराइलेशन करा दी इसके PFK2 सेगमेंट की, ठीक है। जब इसका PFK2 सेगमेंट फॉस्फोराइलेट होता है तो वो इनएक्टिव हो जाता है, और इस प्रोटीन काइनेज ए ने इसकी, ये देखें यहाँ पर हमारे पास एक ATP यूज हुआ है और इसने इसकी फॉस्फोराइलेशन करा दी। उसके बाद ये जो हमारे पास फ्रुक्टोज 2,6 बिसफॉस्फेट था, ये हमारे पास अब जब ये PFK2 इनएक्टिव हो गया और FBP2 ये डीफॉस्फोराइलेट हुआ और ये अपनी डीफॉस्फोराइलेटेड स्टेट में एक्टिव होता है। जब ये अपनी डीफॉस्फोराइलेट में एक्टिव हुआ तो इसने इस फ्रुक्टोज 2,6 बिसफॉस्फेट को फ्रुक्टोज 6 फॉस्फेट में कन्वर्ट कर दिया। तो फ्रुक्टोज 2,6 बिसफॉस्फेट की डेफिशिएंसी हो गई। जब इसकी डेफिशिएंसी होती है तो जो PFK1 एंजाइम था ग्लाइकोलिसिस का, वो इनहिबिट हो जाता है, ठीक है। और ये बन नहीं रहा, फ्रुक्टोज 6 फॉस्फेट बना, ये फ्रुक्टोज 6 फॉस्फेट हमारे पास यहाँ पर यूज हो जाता है, ठीक है। मोर ओवर हमने इससे जो फ्रुक्टोज 6 फॉस्फेट बनाना था वो भी FBP1 एक्टिवेट हो जाता है, बिकॉज हमारे पास जो ये वाला इनहिबिटिंग कंपाउंड है ये नहीं आ रहा इस वक्त, ठीक है।
इसकी कंसंट्रेशन ने इसको इनहिबिट किया हुआ था, बट अब ये नहीं प्रोड्यूस हो रहा क्योंकि PFK2 इनएक्टिव है, जो कि फ्रुक्टोज 6 फॉस्फेट को इसके अंदर कन्वर्ट करा होता है। ये एक साइड रिएक्शन है जिसमें ये सारा कुछ हो रहा होता है। ठीक है, सो दैट्स हाउ दिस रिएक्शन इज बीइंग कैरिड आउट। अगर हम इनके स्टेप्स पढ़े तो पहले स्टेप में हाई ग्लूकागॉन इंसुलिन रेशियो कॉजेज एलिवेटेड CMP एंड इंक्रीज लेवल्स ऑफ एक्टिव प्रोटीन काइनेज ए। उसके बाद इंक्रीज प्रोटीन काइनेज एक्टिविटी फेवर्स फॉस्फोराइलेशन फ्रॉम बायोफंक्शनल प्रोटीन। ये जो बायोफंक्शनल प्रोटीन थी इसकी फॉस्फोराइलेशन हुई। फॉस्फोराइलेशन ऑफ द PFK2 डोमेन इसको इनएक्टिव कर देती है, अलाउइंग द FBP2 डोमेन टू बी एक्टिव। ये वाली डोमेन एक्टिव हो गई। ठीक है, जब ये एक्टिव हुई तो इसने इसको कन्वर्ट कर दिया इसके अंदर, और मोर ओवर जब इसकी कमी हुई तो ये वाला एंजाइम एक्टिवेट हो गया और इसने हमारा रिएक्शन ऑपोजिट डायरेक्शन में कैरी आउट कर दिया। डिक्रीज लेवल्स ऑफ फ्रुक्टोज 2,6 बिसफॉस्फेट डिक्रीज द इनहिबिशन ऑफ FBP1 व्हिच लीड्स टू एन इंक्रीज रेट ऑफ ग्लूकोनियोजेनेसिस। सो दैट्स हाउ दिस रिएक्शन इज बीइंग टेकिंग प्लेस। सो देन वी हैव रेगुलेशन बाय इंट्रासेलुलर एनर्जी लेवल्स। अब इसकी रेगुलेशन कैसे हो रही है? फ्रुक्टोज 1,6 बिसफॉस्फेटेज। अभी जो फ्रुक्टोज 1,6 बिसफॉस्फेटेज है, जो FBP1 हमने अभी पढ़ा है, ये एक्टिव कब होता है? हाई ATP है हमारे पास, यानी ग्लूकोज सारा ATP के प्रोडक्शन में यूज हो गया है, ATP के लेवल्स हाई हैं तो ये हमारे पास एक्टिव होता है और ये इनहिबिट होता है साइक्लिक AMP के लेवल ज़्यादा हों। ठीक है, और F26 बिसफॉस्फेट के लेवल्स, यानी फ्रुक्टोज 26 बिसफॉस्फेट जो कंपाउंड अब नहीं बन रहा उसके लेवल्स अगर ज़्यादा हो तो ये इनहिबिट हो जाता है। ठीक है, तो अगर हम इधर से पढ़ें तो फ्रुक्टोज 1,6 बिसफॉस्फेटेज इज इनहिबिटेड बाय अ राइज इन एडिनोसिन मोनोफॉस्फेट ATP रेशो। ठीक है, यानी ATP अच्छा ये कम होने से ATP के कम होने से इनहिबिट होता है। यस, तो हाई ATP में एक्टिवेट होगा विच सिग्नल्स अ लो एनर्जी स्टेट इन द सेल। ठीक है, यानी अब ये इनहिबिट हो रहा है लो एनर्जी सिग्नल। साइक्लिक AMP लो एनर्जी सिग्नल है, तो लो एनर्जी सिग्नल में ये एंजाइम इनहिबिट हो जाता है। ठीक है, कन्वर्सली लो AMP एंड हाई ATP लेवल्स स्टिमुलेट ग्लूकोनियोजेनेसिस एंड एनर्जी रिक्वायरिंग पाथवे। हाई ATP लेवल्स इसको स्टिमुलेट इसलिए करते हैं बिकॉज सारा ग्लूकोज ATP में कन्वर्ट हो गया और अब हमारे पास ग्लूकोज नहीं है, तो हम ग्लूकोज बनाने के लिए इस पाथवे को एक्टिवेट करते हैं। उसके बाद है रेगुलेशन बाय फ्रुक्टोज 2,6 बिसफॉस्फेट। ये मैंने आपको सारी एक्सप्लेन कर दिया कि किस तरह से ये इसके जरिए से रेगुलेट हो रहा होता है। ग्लूकोज 6 फॉस्फेट डीफॉस्फोराइलेशन। अब हमारे पास, अब अगर हम इस डायग्राम पर वापस आएँ तो ये वाला रिएक्शन हो गया, फ्रुक्टोज 6 फॉस्फेट बन गया। अब फ्रुक्टोज 6 फॉस्फेट से ग्लूकोज 6 फॉस्फेट भी बन जाएगा क्योंकि ये रिवर्सिबल रिएक्शन है। अब जो लास्ट रिएक्शन इसका इरिवर्सिबल है जिसमें हमने ग्लूकोज 6 फॉस्फेट को ग्लूकोज में कन्वर्ट करना है, हम वो पढ़ने लगे हैं। ठीक है, तो उसकी डीफॉस्फोराइलेशन कैसे होती है? ग्लूकोज 6 फॉस्फेट हाइड्रोलिसिस बाय ग्लूकोज 6 फॉस्फेटेज कॉज द इरिवर्सिबल हेक्सोकाइनेज ग्लूकोकाइनेज रिएक्शन एंड एनर्जेटिकली फेवरेबल पाथवे फॉर द फॉर्मेशन ऑफ फ्री ग्लूकोज। अब ये किस एंजाइम से हो रहा है? ग्लूकोज 6 फॉस्फेटेज एंजाइम है जो हमारे पास ओरिजिनल ग्लाइकोलिसिस के अंदर हेक्सोकाइनेज या ग्लूकोकाइनेज यूज होता था इसकी जगह पर। उसके बाद लिवर इज द प्राइमरी ऑर्गन दैट प्रोड्यूसेस फ्री ग्लूकोज फ्रॉम ग्लूकोज 6 फॉस्फेट, यानी कि जो ग्लूकोज 6 फॉस्फेटेज का एंजाइम है जो फॉस्फेट ग्रुप को रिमूव कर रहा है फ्रॉम ग्लूकोज 6 फॉस्फेट और उसको कन्वर्ट कर रहा है ग्लूकोज के अंदर, ये एंजाइम हमारे पास सिर्फ और सिर्फ लिवर में प्रेजेंट होता है। दैट्स वाई मसल ग्लाइकोजन या मसल के अंदर से हम ग्लूकोज नहीं ले सकते क्योंकि उसके अंदर ये एंजाइम नहीं है, उसमें ग्लूकोज 6 फॉस्फेट बन के वो अंदर ही ट्रैप हो जाएगा, उसको हम यूज नहीं कर सकते। द प्रोसेस रिक्वायर्स अ कॉम्प्लेक्स ऑफ 2 प्रोटीन्स फाउंड ओनली इन ग्लूकोनियोजेनिक टिश्यू, ग्लूकोज 6 फॉस्फेट ट्रांसलोकेज। हमें दो चीज़ें चाहिए होती हैं इसके लिए, ग्लूकोज 6 फॉस्फेट ट्रांसलोकेज चाहिए होता है जो कि ग्लूकोज 6 फॉस्फेट को ER मेम्ब्रेन के अंदर ट्रांसफर करता है। ठीक है, ये जो ग्लूकोज 6 फॉस्फेटेज एंजाइम है ना जिसने ये रिएक्शन करवाना है, ये ER यानी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की मेम्ब्रेन के अंदर लगा होता है, तो हमें एक पहले ट्रांसपोर्टर चाहिए जो इस ग्लूकोज 6 फॉस्फेट को उसके अंदर ट्रांसपोर्ट करे, फिर वो कन्वर्ट करके इसको जब ग्लूकोज में कन्वर्ट कर देगा तो फिर ये हमें साइटोसोल के अंदर मिल जाएगा। दीज ER मेम्ब्रेन प्रोटीन्स आर आल्सो रिक्वायर्ड फॉर द ट्रांसपोर्ट ऑफ ग्लाइकोजन डिग्रेडेशन, ग्लाइकोजन स्टोरेज डिजीजेस टाइप 1A एंड 1B कॉज्ड बाय डेफिशिएंसीज इन द फॉस्फेटेज एंड रिस्पेक्टिवली। ये हम ग्लाइकोजन वाले चैप्टर में ज़्यादा डिटेल से पढ़ेंगे। स्पेशल ट्रांसपोर्टर्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर मूविंग फ्री ग्लूकोज इनटू साइटोसोल एंड देन इनटू ब्लड, उसके लिए भी ग्लूकोज के स्पेशल ट्रांसपोर्टर्स होते हैं। ठीक है, उसके बाद अब ये सारी समरी लिखी हुई है। ठीक है, ये आप पढ़ सकते हैं, मैं ऑलरेडी एक्सप्लेन कर चुकी हूँ। ठीक है, रेगुलेशन हम पढ़ लेते हैं। इस स्टेप की द मोमेंट टू मोमेंट रेगुलेशन ऑफ ग्लूकोनियोजेनेसिस इज डिटर्मिन्ड प्राइमरीली बाय सर्कुलेटिंग लेवल ऑफ ग्लूकागॉन एंड बाय द अवेलेबिलिटी ऑफ ग्लूकोनियोजेनिक सबस्ट्रेट्स ऑब्वियसली। इन एडिशन स्लो अडैप्टिव चेंजेस इन एंजाइम अमाउंट रिजल्ट फ्रॉम एन ऑल्ट्रेशन इन द रेट ऑफ एंजाइम सिंथेसिस ग्रेडेशन और बोथ। ठीक है, अब हम आ जाते हैं ग्लूकागॉन पर कि ग्लूकागॉन जो है ये किस तरह से वर्क करता है 4 आवर। अच्छा, उससे पहले हम ये वाला फ्लो चार्ट पढ़ लेते हैं कि इसमें क्या लिखा हुआ है। इसमें हमारे पास है कि फास्टिंग स्टेट में ग्लूकागॉन एपिनेफ्रिन रेशियो इंक्रीज हुई है। ठीक है, साइक्लिक AMP इंक्रीज हुआ, ATP कम हुआ। जब ये ज़्यादा हुआ तो PFK2 इनहिबिट हो गया और PBFK2 एक्टिवेट हो गया। ठीक है, और फ्रुक्टोज 2,6 फॉस्फेट के लेवल कम हो गए, फ्रुक्टोज 1,6 बिसफॉस्फेट की एक्टिविटी ज़्यादा हो गई।
ग्लूकोनियोजेनेसिस बढ़ गया। फैट स्टेट में क्या होता है, इंसुलिन ज़्यादा होता है, साइक्लिक एएमपी कम होता है, PFK2 की एक्टिविटी ज़्यादा होती है, जिसकी वजह से फ्रुक्टोज 2,6 बिसफॉस्फेट बनता है और वो इनहिबिट कर देता है FBP2 को और FBP1 को, ठीक है। और हमारे पास PFK1 को यानी फॉस्फोफ्रुक्टोकाइनेज 1 को स्टिमुलेट करता है और जिसकी वजह से ग्लाइकोलाइसिस ज़्यादा हो जाती है और ग्लूकोनियोजेनेसिस कम होती है, जिसको हम रेसिप्रोकल इनहिबिशन भी कहते हैं, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर लिखा हुआ है एक फ्लो चार्ट की फॉर्म में ये ग्लूकागॉन एक्सप्लेन किया हुआ है कि ग्लूकागॉन आता है वो अपने जी प्रोटीन कपल रिसेप्टर के साथ अटैच होता है, साइक्लिक एएमपी के लेवल ज़्यादा होते हैं, प्रोटीन काइनेज ए की एक्टिवेशन हो जाती है, फॉस्फोराइलेशन होती है हेपेटिक पाइरुवेट काइनेज की, ठीक है। पाइरुवेट काइनेज जो लास्ट स्टेप का एंजाइम है उसकी रेगुलेशन बता रहे हैं बाय ग्लूकागॉन। तो जब वो फॉस्फोराइलेट होता है वो इनएक्टिव हो जाता है और फॉस्फोइनोल पाइरुवेट की कन्वर्जन पाइरुवेट में कम होने लग जाती है और वो ग्लूकोनियोजेनेसिस की तरफ अपवर्ड ऑपोजिट पाथवे में चला जाता है, ठीक है। और यहाँ पर बताया गया है कि जो पाइरुवेट है ये पीडीएच कॉम्प्लेक्स के अंदर जाए तो एसिटाइल कोई बनता है और TCA बनता है, ठीक है। और अगर ये पाइरुवेट कार्बोक्सिलेज वाले पाथवे में चला जाए तो ऑक्सैलोएसीटेट बनेगा, ऑक्सैलोएसीटेट से फॉस्फेनोल पाइरुवेट और वो वापस से मल्टीपल रिएक्शन से ग्लूकोज बना देगा जिसे हम ग्लूकोनियोजेनेसिस भी कहते हैं। और जो एसिटाइल कोई है वो इस पाथवे को इनहिबिट करता है प्रोडक्ट इनहिबिशन से और इस पाथवे को एक्टिवेट करता है, ठीक है। ये हमने पढ़ लिया। सबस्ट्रेट अवेलेबिलिटी भी हमने पढ़ ली कि सबस्ट्रेट जितने ज़्यादा होंगे उतना ज़्यादा प्रोसेस स्टिमुलेट होगा और इंसुलिन लेवल्स कम होने चाहिए। उसके बाद है एलोस्टेरिक एक्टिवेशन बाय एसिटाइल को, ये भी हमने पढ़ लिया है, ठीक है। एलोस्टेरिक इनहिबिशन बाय AMP यानी ये जो फ्रुक्टोज 1,6 बिसफॉस्फेटेज का एंजाइम हमने पढ़ा है ये AMP से इनहिबिट होता है, अभी हमने पहले पढ़ा है लो एनर्जी सिग्नल में ये इनहिबिट होता है, ठीक है। और अ कॉम्प्लेक्स एक्टिवेट्स PFK1, ठीक है, जो this results in reciprocal regulation of glycolysis and gluconeogenesis seen previously with fructose 2,6 bisphosphate, ठीक है। यहाँ पर ये ग्लूकागॉन वाली बात बताई हुई ये हम ऑलरेडी एक्सप्लेन कर चुके हैं थ्रू द फ्लो चार्ट, तो यू कैन लुक इनटू दैट। दैट्स ऑल अबाउट द चैप्टर। सो आई होप कि आपको समझ आ गई होगी। इफ यू हैव एनी क्वेश्चन यू कैन आस्क इन कमेंट्स। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।